चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की अपनी क्लास। हमारी ये जो क्लास है एमपी सेट और यूजीसी नेट की क्लास है। अब एमपी सेट और यूजीसी नेट की जो क्लास है इसका समय हो गया है शाम को 8:30। प्रतिदिन आपकी ये क्लास चलेगी। मैं इससे पहले 2 क्लासेस के बारे में जिक्र कर चुका हूँ। मैं बात इस समय कर रहा हूँ यूनिट नंबर 1 पर, जिसमें चर्चा हो रही है हमारा समाज कार्य सिद्धांत पर, यानी थ्योरीज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस पर बात कर रहे हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने लास्ट 2 वीडियो जो बनाया है उससे श्योर है कि आप लोगों से 1-2 प्रश्न मिलेंगे। और आज आप लोग जो 1 घंटा व्यतीत करने वाले हैं इनसे भी आप लोगों से 1-2 प्रश्न मिलेंगे, यानी 2 से 4 प्रश्न, 2 से 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो आज का जो हमारा सबसे पहली थ्योरी है ये रेशनल चॉइस थ्योरी है। इसको हम बोलते हैं तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत बोलते हैं। और तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र से लेकर सामाजिक विज्ञान तक की बात हो रही है। ठीक है, इन विषयों में बात की जा रही है कि 1950 और 1960 के दशक में समाजशास्त्री जॉर्ज सी होमस का नाम आता है, पीटर ब्लॉक का नाम आता है और जेम्स कोलमैन का नाम आता है। इन्होंने सामाजिक आदान प्रदान के संबंध में तर्कसंगत विकल्प का सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा एक एक्सचेंज, सोशल एक्सचेंज थ्योरी का नाम भी, कहीं कहीं इसको विनिमय का सिद्धांत कहा जाता है ना। तो यहाँ अगर मैं आपसे करूँ, वो भी जॉर्ज होमस का नाम आता है, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत जॉर्ज होमस का नाम आता है। म्यूट हो जाइएगा। अगर मैं बात करूं जॉर्ज सी होमस के बारे में तो ये सिद्धांत एग्जैक्ट वर्ष नहीं पूछता है कब आया। अगर बाय द वे आ जाए तो 1950 और 1960 का दशक ही आएगा दोनों के बीच में, है ना, यही दोनों आएंगे। और दूसरी चीज़ कि प्रवर्तक कौन है ये आपको आएगा, जॉर्ज सी होमस का नाम। पीटर ब्लॉ वगैरह का नाम नहीं आता है। बेसिकली ध्यान रखें, बाय द वे अगर जॉर्ज होमस का नाम ना आए तो पीटर ब्लॉ का नाम आ सकता है या जेम्स कोलमैन का नाम आ सकता है, तब आप लोग इसको ध्यान रखें। अब यहाँ आप ध्यान रखें कि ये तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत है क्या, कैसे सोशल वर्क में काम करता है, ये क्या काम करता है, इसके बारे में आप जानें। मैं आपको यहाँ पर बता रहा था इसी के बारे में, तो आप इसे ध्यान से सुने एक बार कि क्या है ये तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत, रेशनल चॉइस थ्योरी। तो याद रखिएगा ये जॉर्ज सी होमस का नाम आता है। ये जो सिद्धांत है आपको मैं बता दूं, सामाजिक व्यवहार का एकत्रीकरण करता है। ये पहली पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या करता है, सामाजिक व्यवहार का एकत्रीकरण करता है, पहली पॉइंट। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, फिर ये रेशनल चॉइस थ्योरी और क्या करता है, रेशनल चॉइस थ्योरी व्यवहारों का निर्धारक करता है। व्यवहार का निर्धारक कहा जाता है या माना जाता है। और थर्ड पॉइंट, व्यवहार की भविष्यवाणी करता है। ये व्यवहार की भविष्यवाणी करता है ये तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत। अच्छा, अब देखिए मैं एक प्रश्न ही बनाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न करे, प्रश्न ये बोले कि निम्नलिखित में से उस विकल्प को पहचान कीजिए जो तर्क संगत विकल्प के सिद्धांत के लिए प्रासंगिक ना हो। क्या ना हो, प्रासंगिक नहीं है। तो मैंने 3 ऑप्शन तो दे ही दिया है ऑलरेडी। एक ऑप्शन और अगर यहीं पे मैं लिख दूं और वो लिख दूं यादृच्छिक का व्यवहार, रैंडम वाला, तो ये आपका नहीं होगा, बाकी सारा होगा। तो प्रासंगिक ये प्रश्न तो एक ऐसे बन सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु। जी ये क्या फोर्थ वाला क्या बताया था आपने? ये सर ये आता नहीं है, यादृच्छिक होता है, रैंडम बिहेवियर होता है, इसको रैंडम बिहेवियर कहते हैं, यादृच्छिक व्यवहार कहते हैं सर। तो ये रैंडम बिहेवियर इसमें नहीं आता है तर्क संगत में, है ना, ये तर्क संगत में नहीं आता है। ठीक है सर, तो मैंने एक प्रश्न देकर बताया आपको यहाँ पर, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब देखो, अब ये है क्या, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत जानते हैं क्या कहता है? ये आपको ये बताने का प्रयास करता है, इस चीज़ को आप ध्यान दें कि व्यक्ति तर्क संगत विकल्प बनाने के लिए, तर्क संगत RCT, ठीक है, तर्क संगत विकल्प बनाने के लिए अपने स्वयं के व्यक्तिगत उद्देश्य के अनुरूप परिणाम प्राप्त करता है और तर्क संगत गणना करने का उपयोग करता है। मतलब आप तर्क का मतलब समझ ही रहे होंगे, है ना, कोई चीज़ तार्किक बातों करना। तो तर्क संगत बनाने के लिए स्वयं के व्यक्तिगत उद्देश्य के अनुरूप हो, परिणाम प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत गणना का उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है, तर्कसंगत विकल्प का सिद्धांत कहलाता है।
और साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करिए। तर्क संगत विकल्प RCT जो है ये व्यक्तिगत स्व इच्छुक उपयोगिता, क्या उपयोगिता, अधिकतम करण पर आधारित है। पेपर में प्रश्न बनता है कि बताइए RCT जो है रेशनल चॉइस थ्योरी व्यक्तिगत स्व इच्छुक उपयोगिता अधिकतम करण यानी उस पर आधारित होता है। आपसे कहेगा किस पे आधारित है? व्यक्तिगत स्व इच्छुक उपयोगिता में क्या न्यूनतम तरीके से आधारित है या अधिकतम तरीके से आधारित है? तो आप लोग कहिएगा कि ये अधिकतम करण पर है। अधिकतम करण क्या होता है, क्या आप जानते हैं? इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ, पूछूं तो बता सकते हैं? अधिकतम लाभ की बात होती है, अधिकतम करण मैक्सिमम की बात होती है। हाँ, तो मैंने केवल एक शब्द यहाँ पे जोड़ दिया, अधिकतम करण, बस, बाकी और कुछ नहीं था इसमें, है ना। जो मिनिमम या मैक्सिमम जो चीज़ें आती है, मैक्सिमम प्रक्रियाएं, उसको रिलेट कराती है, उसको प्रॉफिट बेनिफिट देने की बात करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, ये व्यक्तिगत के स्व इच्छुक पर आधारित होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा इस पॉइंट को। वहीं फिर अगर हम बात करें RCT के सिद्धांतों पर, तो कहता है कि उन परिणामों की अपेक्षा की बात करता है। किसकी? उन परिणामों की अपेक्षा। अच्छा, कितने लोग जानते हो अपेक्षा क्या होती है? बहुत कम बच्चे को पता होता है अपेक्षा। मैं कई बार बहुत शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता हूँ, नहीं समझते, मुझसे पूछते भी नहीं है बच्चे कि ये सर इसका मीनिंग बताइए, है ना। अब अपेक्षा मतलब किसी की निंदा करना। नहीं, आप आशा कहिए। नहीं, अपेक्षा मतलब होता है आशा। हाँ, और उपेक्षा मतलब होता है किसी को निग्लेक्ट करना। हाँ, ये होता है। तो उम्मीद करना, आकांक्षाएं, है ना, चाहत, एम्बिशन, अपेक्षाएं कहलाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि RCT, हाँ, नहीं, अप्रिशिएट नहीं, अम्बिशन माने आकांक्षाएं, अम्बिशन। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तर्क संगत विकल्प का जो सिद्धांत है सर, उन परिणामों की आकांक्षा या उपेक्षा या आशा करता है कि जो लोग अधिकतम लाभ और संतुष्ट प्रदान करते, उनके लिए बात करता है। अब जो लोग, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये कम्युनिटी वर्क और ग्रुप वर्क जब हम देते हैं तो ऐसी जगह पर भी हम RCT का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। RCT का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे खासकर ध्यान रखें। सामान्य तौर पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सामाजिक और आर्थिक व्यवहार समझने और अवसर औपचारिक रूप से मॉडलिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ आप लोगों से कि सामाजिक आर्थिक व्यवहार समझने और अवसर औपचारिक रूप से मॉडलिंग करने के लिए हम उपयोग में इसको ला सकते हैं। तो RCT किस पर आधारित हुआ? सामाजिक आर्थिक व्यवहार को समझने के लिए पर आधारित हुआ, और अवसर जो है उपलब्ध कराने पर आधारित हुआ, औपचारिक मॉडल पर आधारित हुआ। ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। RCT, बहुत लोगों ने RCT के बारे में सुना है लेकिन इनके मीनिंग के बारे में नहीं जानते हैं। आज इनकी मीनिंग के बारे में आप लोग समझ रहे हैं। व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की जब बात करता है, स्वयं की हितों की बात करता है, हित का मतलब उद्देश्य भी हो सकता है, हित का मतलब लक्ष्य भी हो सकता है ना। इस बात को भी ध्यान रखें आप लोग। तो हितों का उपयोग चुनाव करने के लिए करता है और ध्यान रखें अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए यह प्रक्रिया संचालित करता है। अधिकतम लाभ, ठीक है, प्राप्त करने के लिए यह प्रक्रिया संचालित करता है स्वयं के हितों के लिए। तो हम RCT का प्रयोग करते हैं। हम बात करें, यह सिद्धांत पूरी तरह से आदर्शता को स्वीकार करता है। किसको? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, आदर्शता जो शब्द है उसके लिए ये यूज में लाया जाता है, ठीक है, उसको स्वीकार करता है और सबसे गंभीर प्रयास करता है इच्छा अनुसार स्पष्टीकरण और व्यक्तिपरक अर्थों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो आप ये एक बात तो ये तय हो गया कि आरसीटी वस्तुनिष्ठ पर आधारित नहीं है, जो कि सोशल वर्क इसी पर आधारित है। हम आरसीटी थ्योरी की बात करते हैं तो ये व्यक्तिनिष्ठ पर आधारित हो जाता है। तो इस बात को आप खासकर आईएमपी के रूप में नोट करिएगा, क्योंकि मैं कई बार शब्दों का प्रयोग करता हूँ आरसीटी वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। तो ये व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आरसीटी के जो सिद्धांत थे जो मैंने आपको बताए हैं, उन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। 4 सिद्धांत होते हैं, 4 सिद्धांत होते हैं आरसीटी के। इन 4 सिद्धांतों को नोट कर लीजिएगा। एक है सामाजिक व्यवहार को एकत्रीकरण करना, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। दूसरा मैंने बताया था व्यवहार की भविष्यवाणी करना, ये आपको बताया था दूसरा। तीसरा मैंने बताया था व्यवहार का निर्धारक करना। और चौथा मैंने आपको बता रहा हूँ प्रवाहक, ध्यान रखिएगा, प्रवाहक जो समूह होता है उसका अध्ययन करता। अब आपको पता है प्रवाहक समूह कौन सा होता है? प्रवाहक समूह किसे कहते हैं, जानते हैं आप लोग? नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ। ये एडोकेंसी ग्रुप कहलाता है। जो नेतृत्व करता है, आपको बता रहा हूँ, इसको हम अगर हम बात करें तो एडोकेसी ग्रुप कहलाता है ये। और अगर हम बात करें इसके बारे में, ये बेसिकली जो दबाव समूह होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? दबाव। आपने पेपर में सवाल वगैरह में ये देखते होंगे, दबाव समूह, दबाव है ये, दबाव मैंने लास्ट में बात कर दिया। दबाव समूह के संदर्भ में इसको कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उसकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। और दबाव समूह को ही हम प्रवाहक समूह कहते हैं। और आप लोग दबाव समूह तो पेपर में देखते हैं, लेकिन प्रवाहक शब्द बहुत कम सुनते हैं, परंतु अब उसको जो है नोट कर सकते हैं ऑब्लिक करके, दबाव समूह के साथ साथ उस शब्दों को भी। दबाव समूह की डेफिनेशन अगर हम बात करें साधारण शब्दों में मैडम, दबाव समूह शब्द का प्रयोग उन हित समूहों के लिए किया जाता है जिनके प्रभाव डालने के तरीके सामान्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक दबावपूर्ण होता हो, अधिक दबावपूर्ण होता हो। या तो आप ये कह लीजिए कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित कर रहा हो और उसकी पूर्ति के दबाव डालता है, तो उस संगठन को हम क्या बोलेंगे? दबाव समूह कहेंगे। बस इतनी सी बात है। अब प्रेशर ग्रुप कहता तो आप समझ जाते हैं, एडोकेसी ग्रुप बोला हूं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। लॉबी ग्रुप आपने नाम सुना? लॉबी ग्रुप इसी को कहा जाता है। कैंपियन ग्रुप इसी को बोला जाता है। इंटरेस्ट ग्रुप भी बोल सकते हो, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप बोल सकते हो। प्रवाहक समूह के तो बड़े नाम हैं। अब यूजीसी है, एमपी सेट है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी कह सकता है। तो उन समूहों को कहते हैं जहां हम जनमत या सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है ये सारा समूह। राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली के विकास में प्रवाहक समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे खासकर। अब पेपर में अगर सवाल पूछ ले प्रवाहक समूह और ऑप्शन में राजनीतिक शब्द हो, तो क्या आप इसे गलत कहोगे? बताइए। नहीं करना, एक ही होगा। हाँ, फिर यही होगा। तो मैं आपसे कहा हूं कि सोशल वर्क में राजनीतिक शब्द अगर आता है तो हम उसको एलिमेंट कर देते हैं, परंतु जब प्रवाहक शब्द आएगा तो उसे एलिमेंट नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप लोग राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली के विकास में प्रवाहक समूह के संदर्भ की भूमिका को आपने देख लिया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। थ्योरीज कहाँ चला गया? ये रहा, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए चॉइस थ्योरी का विकास। चॉइस थ्योरी का विकास आपने एक नाम सुना होगा सम्मिलित करने वाले में, रियलिटी थेरेपी। नाम सुना है रियलिटी थेरेपी के बारे में? सुनना है कि नहीं बताइए। नहीं सुने हैं तो फिर बोला करें आप लोग, है ना, ठीक है। रियलिटी थ्योरी डॉक्टर ग्लासर और बड़े ही फेमस पर्सन है ये। रियलिटी अगर हम बात करें
डॉक्टर ग्लासर के बारे में। तो रियलिटी थ्योरी डेवलप बाय डॉक्टर विलियम ग्लासर सन 1965 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सम्मिलित करने वाले यूजीसी का पेपर में ये देखा होगा ज़रूर। अगर नहीं देखे हैं, नए बच्चे अगर आप हैं तो आप ज़रूर देखेंगे भविष्य में, मैं दिखाऊंगा। और रियलिटी थेरेपी को दुनिया के सामने पेश किया गया और ये सिद्धांत विकसित हुआ क्योंकि उन्होंने इसका अभ्यास किया था। अच्छा, ये क्या है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूबरू करवा दूं, बता दूं आप लोगों को। क्योंकि रियलिटी जो थ्योरी है, इस थ्योरी में सबसे अहम भूमिका अगर मानी जाती है तो ग्लासर की मानी जाती है, ना कि आप किसी अन्य पर्सन को लगाएंगे, है ना। आपको बता दूं कि विलियम ग्लासर ने एक किताब लिखा सन 1998 में। कब किताब लिखा था? 1998 में। थ्योरी 1965 की है, ध्यान रखिएगा। 1998 में एक किताब लिखा 20 जनवरी को, और उस किताब में इन्होंने मनोविज्ञान के काउंसलिंग के शब्द, परामर्श जो शब्द है, उसमें लगभग 50 वर्षों के सिद्धांत और अभ्यास की परिणति यानी रणनीति बना दिया। उसमें रणनीति के बारे में जिक्र किया कि ये रणनीति अगर आप करोगे तब जाके आपकी ये रियलिटी थ्योरी होगी। अच्छा, अब आप समझ रहे होंगे कि ये रियलिटी थ्योरी है क्या। कोई बात नहीं, अब समझो, यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ये जो रियलिटी थ्योरी है ना, ये थ्योरी आपको बताती है कि मानवीय ज़रूरतों के बारे में। सबसे पहली पॉइंट, मानवीय ज़रूरतें क्या हैं, आप इससे ये तय कर सकते हैं कि ये केस वर्क पर आधारित है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ग्रुप वर्क में ना हो, कम्युनिटी वर्क में ना हो, इन तीनों में ये प्रक्रिया हमें देखने को मिल सकती है कि समूह में क्या ज़रूरत है, क्या ग्रुप में ज़रूरत है, क्या कम्युनिटी में ज़रूरत है, क्या केस वर्क में ज़रूरत है। उन ज़रूरतों को पूरा करती है ये। भौतिक कंपोनेंट हो सकता है, मानसिक घटक हो सकता है, पोषण हो सकता है, भावनात्मक क्रियाएं हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा कितनी अच्छी तरह से पोषित और बौद्धिक रूप से उत्तेजित है, ये कोई फर्क नहीं करता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सेवार्थी के ऊपर कितना अच्छी तरीके से आपने उसे खिलाया पिलाया है, उसकी बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं। लेकिन रियलिटी थ्योरी में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहता है कि मानवीय स्पर्श के बिना जाने से उसका मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास भी रुक सकता है। उसका विकास अगर रुक सकता है तो ऐसी कंडीशन पे उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में रियलिटी थ्योरी की हमें ज़रूरत पड़ती है ना। वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। अब उत्तरजीविका की ज़रूरतें कुछ भी हो सकती हैं, खाना, कपड़े, आश्रय, सांस लेना, है ना, व्यक्तिगत सुरक्षा, कोई भी ज़रूरतें हैं, ये इसकी उत्तरजीविका की ज़रूरतें हैं। और इस रियलिटी थ्योरी में 4 मूलभूत ज़रूरतें हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। अब ये पेपर में आपकी प्रश्न बनाता है 4 मूलभूत। अब ये 4 मूलभूत किसके हैं? ग्लासकर के हैं, 1965 के हैं, रियलिटी थ्योरी है, उसके अंतर्गत बात की गई है। अब वो 4 कौन कौन से मैं नोट करवाना चाहता हूं आप लोगों को, आप नोट करिए। एक ज़रूरत है अपनापन, बोलता है अपनापन ऑप्शन में होगा, इसको जोड़ना भी कहेंगे, प्रेम भी कहेंगे। दूसरा शक्ति है, इसी को महत्व दिया गया है, इसी को क्षमता पर बात की गई है। तीसरा स्वतंत्रता है, इसी को स्वायत्तता भी बोला गया है। चौथा मनोरंजन और सीखना है, यानी अधिगम भी आप कह सकते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं, अपनापन में बिलोइंग शब्द आता है, कनेक्टिंग शब्द जोड़ना आता है, लव प्रेम आता है। पावर की बात करें तो शक्ति आता है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो महत्व आता है, क्षमता की बात करें तो कंपेटेंस आता है। फ्रीडम की बात करूं तो स्वतंत्रता आता है, और ऑटोनॉमी की बात करता हूं तो स्वायत्तता आती है। फन
मनोरंजन की बात करता हूँ तो फन आता है, और लर्निंग की बात करता हूँ तो सीखना आता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 4 मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है, दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट शब्द हैं, दोनों के दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट शब्द हैं। फिजिकल कंपोनेंट, मेंटल कंपोनेंट और नेचुरल, है ना, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। एक इमोशनल भी होता है, इमोशनल भी इसमें रिलेट होता है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ये आपकी रिलेटिव थ्योरी आती है जो आपको बताता है इसके अंतर्गत 4 घटक होते हैं, इसी के 4 घटक होते हैं। आप ध्यान रखेंगे चारों घटक के नाम भी, 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एक होता है अभिनय, एक होता है आपका एक अभिनय होता है, एक सोच होता है, एक भावना होती है, एक शरीर विज्ञान होता है, शरीर विज्ञान होता है, एक शरीर विज्ञान होता है। आप अभिनय को एक्टिंग कह सकते हो, बिल्कुल। क्या थिंकिंग को सोच कह सकते हो, बिल्कुल। क्या फीलिंग को भावना कह सकते हो। आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है? जी जी। ओके। शरीर विज्ञान की बात करें अगर हम लोग, तो ये जो है इसको कि शरीर विज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग? फिजियोलॉजी? नहीं नहीं, वो तो मनोविज्ञान होता है। नहीं, फिजियोलॉजी, हाँ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, हाँ हाँ, शरीर विज्ञान को हम बोल सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और ये 4 कंपोनेंट हमें कहाँ मिलते हैं, आप ध्यान रखेंगे, रियलिटी थ्योरी में मिलते हैं 4 कंपोनेंट। बस इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, है ना। ग्लासर ने ये साफ शब्दों में कहा है कि गुणवत्ता वाले विद्यालय का उन्होंने निरीक्षण भी किया है और कहा है कि पारंपरिक पाठ्यक्रम विषय होना चाहिए, मुख्य नवाचार होना चाहिए, शिक्षकों और छात्रों और सीखने के बीच समूह प्रक्रिया के लिए गहरा और अधिक मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। तो टोटली मिला जुला के मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है ये, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं, एक शब्द सोशल वर्क में DSM-4 आता है, ये आज आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ट्रिपल स्टार मार रहा हूँ इस पर, इसलिए ऐसे ध्यान रखेंगे। खासकर पेपर में हम लोगों से ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि DSM-4 का आप फुल फॉर्म बताइए। क्या बताना उचित समझेंगे DSM का फुल फॉर्म? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल और मैनुअल, ठीक है, ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। और लिखा रहेगा DSM-4 करके नहीं, DSM-5 TR अभी आ गया है। इसका TR का मतलब यहाँ पे जो दिया गया है कुछ अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा, मेंटल डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है TR। बात को ध्यान रखेंगे खासकर। अब पता करें ढूंढने लगे TR का फुल फॉर्म और लिखा रहेगा ऑप्शन में TR के बारे में, तो आप उसको मत लगाइएगा, इसको लगा के आइएगा। 2 नंबर मिलेंगे आप लोगों को, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेडिकल सोशल वर्क का ये ट्रेंड चल चुका है इससे प्रश्न में, तो आप लोगों से भी ये देखने को मिल सकता है। चल, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ चीज़ों को और देखते हैं। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों जो जोखिम और लाभ निर्धारित करने के लिए लागत लाभ विश्लेषण लागू करने वाले 2 पक्षों की बातचीत सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत जॉर्ज हॉमस द्वारा विकसित किया गया, जो एक समाजशास्त्री थे। यह पहली बार सन 1958 में अपने सोशल बिहेवियर एक्सचेंज करके एक किताब लिखा, उसमें ये दिखाई दिया था। तो अगर प्रश्न बने सोशल एक्सचेंज का या सामाजिक लेन देन का या विनिमय का सिद्धांत, तो 1958 लगाइएगा। किसका नाम लगाएंगे आप? जॉर्ज हॉमस का। किताब भी उसी समय आई थी। कौन सी किताब थी? सोशल बिहेवियर एस एक्सचेंज। अब हॉमस ने छोटे बच्चों का अध्ययन किया है,
उन्होंने का मानना भी है कि भाई समाज समुदाय समूह को जो है सामाजिक प्रणाली के रूप में सबसे अच्छा देखा है। ये बात हमें देखने को मिलती है। अब इसी सिद्धांत में और भी विद्वानों के नाम आते हैं, परंतु 1958 में जॉर्ज होमस की भूमिकाएं बहुत ही सर्वोच्च मानी गई है, इसलिए जॉर्ज होमस का नाम ही ऑप्शन में भी आता है और इसलिए आपका यही सही होता है। आप देख सकते हैं एक्सचेंज का मतलब विनिमय का अर्थ किसी वस्तु को बदलने, किसी दूसरे वस्तु का आदान प्रदान या सेवाओं के बदलने सेवाओं का आदान प्रदान, इसका बात करता है विनिमय में। आधुनिक विनिमय सिद्धांतवादी कौन कौन से हैं? आधुनिक समय के विनिमय का जो सिद्धांतवादी हैं वो जॉर्ज होमस हैं। जॉर्ज होमस विनिमय व्यवहारवाद के सिद्धांत के जनक कहलाएंगे। पीटर ब्लाउ का नाम अभी पढ़े थे आप लोग, संरचनात्मक विनिमय का सिद्धांत कहलाएंगे। माइकल हैजर का नाम पढ़े थे आप, विवेकी विकल्प सिद्धांत आता है। इन तीनों का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेंगे ये रहेंगे। ठीक है आरती मैडम, बताइए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए सोशल बिहेवियर इट्स, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म्स दिया गया है 1961 का। ठीक है, ये बुक है जॉर्ज होमस की। द ह्यूमन ग्रुप्स की बात करें 1950 की। व्यवहार, मनुष्य व्यवहार के 3 नियम हैं, गतिविधियां हैं, अंतःक्रिया है, मनोभाव है। अब इसके सिद्धांत की 4 प्रमुख अवधारणाएं हैं। 4 प्रमुख अवधारणाएं। वर्तमान की गतिविधियां भूतकालीन गतिविधियों के द्वारा प्रभावित होता है, पहली पॉइंट। दूसरा है कि किसी भी कार्य के लिए पुरस्कार मिलने से वह कार्य दोबारा भी किया जा सकता है, यानी पुनरावृत्ति की भी प्रक्रियाएं संचालित है। कोई व्यक्ति उस गाड़ी को बार बार करेगा जिससे उसे अधिक लाभ या संभावनाएं बनती है, क्रिया कह लीजिए। और जब किसी को उसकी गतिविधि के लिए पुरस्कार नहीं मिलता है तो उस गतिविधि से आक्रामक व्यवहार लाभ उठा लेता है। ये आपको बता दूं, जो ये थ्योरी है जॉर्ज होमस की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो खासकर ADHD वाले बच्चों के लिए और ASD बच्चों के लिए लागू होती है। ASD का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? पेपर में आता है मेडिकल, बताएं क्या होता है? ऑटिज्म एक्सपेक्ट्रम डिसऑर्डर। हाँ डिसऑर्डर। ADHD का फुल फॉर्म बताइए। ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अच्छा, कितने लोग जानते हो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? एक ADHD आता है, एक एनोरेक्सिया नरोसा आता है, एक बुलिमिया नरोसा आता है। सर नहीं मालूम, एक बार डिटेल में बता दो। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है मैम, एक ADHD में आता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। शुद्ध हिंदी में अवधान छीन अति सक्रियता विकृति, शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे। ठीक है, और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत ये शब्द आता है, और एक एनोरेक्सिया नरोसा आता है और एक बुलिमिया नरोसा आता है। ये खाने के संबंध में विकृति होती है ना, एनोरेक्सिया बुलिमिया। क्लियर? क्या होता है एनोरेक्सिया नरोसा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं एनोरेक्सिया नरोसा के बारे में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षुधा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षुधा, अभाव। खाने से संबंधित एक विकार है जिससे व्यक्ति अपने वजन और खाने को लेकर बड़ा चिंताग्रस्त रहता है, बड़ा ही चिंतित रहता है। उसके बारे में ये बताता है एनोरेक्सिया बुलिमा। इसका मतलब कि एक प्रकार का आहार संबंधी विकृति है। स्वस्थ शरीर वजन बनाए रखने से इनकार और स्थूलकाय हो जाने का डर होता है, उसी के संबंध में ये जो है विकृति आती है। इसी को हम लोग बोलते हैं एनोरेक्सिया बोलते हैं खाने के संबंध में। क्या इस बात से आप सहमत हैं
एनोरेक्सिया, जिसे अक्सर एनोरेक्सिया की बात करें खाने का विकार है, जो शरीर का कम वजन, वजन बढ़ाने का अत्यधिक जो डर होता है उसके प्रति ये बताता है एनोरेक्सिया। ठीक है, करेक्ट है, क्लियर है? जी सर। हाँ, ये याद रखेंगे। अब देखो, इस खाने की क्षतिपूर्ति करने के लिए व्यक्ति उल्टी भी करता है या इनीमा का दुरुपयोग कर लेता है ना। इनीमा आप जानते हैं, मूत्रवर्धक शब्द को रिप्रेजेंट करता है, इनीमा। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक शब्द बुलिमिया शब्द आता है, नाम सुना है आप लोगों ने? बुलिमिया नरोशा। जी सर। ये क्या चीज़ बताता, बताएं जरा एक बार, क्या बताता है ये बुलिमिया नरोशा? ये बुलिमिया नरोशा भोजन खाने से संबंधित एक गंभीर विकार, हाँ, जो अधिक खाना खाने के लिए जाना जाता है, वजन बढ़ाने से बचने के तरीकों को भी शामिल करता है इसमें, है ना। ये बड़ा गंभीर एक प्रकार की बीमारी है ये आप कह लीजिए, और बार बार अपने शरीर का आकार और वजन के बारे में सोचते रहता है, हर समय वजन बढ़ाने का डर बनाए रखता है, और पेट भर के जो है बाद में खाता है, फिर जब तक पेट दर्द ना शुरू हो जाए तब तक वो रोकता ही नहीं। बहुत ज़्यादा व्यायाम भी करता है, जानबूझकर उल्टी भी करना शुरू कर देता है, ये प्रक्रिया भी यहाँ पर मिलती है ना। ऐसे अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन पर अगर आप लोगों को, अगर मैं बात करूं रीज़न क्या आ सकते हैं, तो मानसिक तनाव भी हो सकता है, डाइटिंग भी हो सकती है ना, इसमें रीज़न बना सकता है। इससे अगर आपको बचाव करना है या निदान करना है तो पूरा शरीर का चेकअप होगा, खून की जांच होगी, पेशाब यानी यूरिन की जांच होगी, मानसिक जांच होगी, चिकित्सकीय जांच होगी, मतलब सारी प्रक्रिया, एक्सरा वगैरह सब कुछ होता है इसी में, है ना, नरोसा में। मनोचिकित्सक की इसमें बहुत अहम भूमिका होती है। टास्क थेरेपी सुना है आपने? टास्क सेंट्रल थेरेपी, कितने लोग जानते हो टास्क सेंट्रल थेरेपी? बताओ एक बार। सर टीसीटी। हाँ, टास्क सेंट्रल थेरेपी ही दिया जाता है इसमें, बुलिमिया वाले में। ठीक है, बुलिमिया वाले में। चलिए, होमस के विनिमय संबंधी प्रस्ताव क्या है? सफलता संबंधी प्रस्ताव है, उद्दीपक संबंधित प्रस्ताव है, मूल्य संबंधी प्रस्ताव है, वचन परिवर्तन प्रस्ताव है, और आक्रामक अनुमोदन मतलब एक्सेप्टेंस प्रस्ताव है। इन चीज़ों को इसने शामिल किया है। ठीक है, पीटर ब्लाउ ने संरचनात्मक नियम में क्या बताया, एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ की 1964 में बुक लिखी पीटर ब्लाउ ने, इंपॉर्टेंट किताब है ना। और सामाजिक संरचना को अपने अध्ययन को सामग्री का आधार माना। विनिमय के नियम की बात करूं, विवेकपूर्ण नियम है, पारस्परिक का नियम है, न्याय का नियम है, सीमांत उपयोगिता का नियम है, असंतुलन उपयोगिता का नियम है, ये पीटर ब्लाउ के हैं। विनिमय के लक्षण बताए गए हैं। विनिमय और सामाजिक एकीकरण है, विनिमय और आस्था है, सामाजिक विभागीकरण है, सामूहिक मूल्य है, विनिमय और शक्ति है। आप लोगों को मैंने कल पीडीएफ दिया था ना, उसको एक बार देखा होगा। माइकल हैजर विवेकी विकल्प का सिद्धांत दिया था 1987 में, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जो ग्रुप सोलिडेटरी की जब बुक आई थी उसी समय ये जो है दिया था इन्होंने। तो इसके लक्षण बताए गए, समूह की सुदृढ़ता, सामाजिक नियंत्रण और उद्गामी लक्षण और विवेकी विकल्प, ये बताए गए उसके लक्षण है। मानव शास्त्र में विनिमय का सिद्धांत की बात करें तो जेम्स जॉर्ज फ्रेजर का नाम आता है। ठीक है, फोकलोवर इन द ओल्ड टेस्टमेंट की बात हुई 1919 में आई, और यह आर्थिक अभिप्रेरक संस्कृति के प्रतिमानों को निश्चित करती थी। ये जेम्स जॉर्ज फ्रेजर का मानव शास्त्र के विनिमय सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी सेट के लिए ये। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में, ये सवाल जितने भी एमपी सेट कर रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, श्योर है ये प्रश्न मिलेगा, है ना। बात करते हैं वेलिनोवस्की के बारे में। तो जब आदिम समाजों के सदस्यों में सांस्कृतिक और सामाजिक विनिमय होता है तो उसके पीछे कहीं भी आर्थिक अभिप्रेरणा नहीं होते है। यदि कोई अभिप्रेरणा है तो वह है मनोवैज्ञानिक, और ये बात कहते हैं वेलिनोवस्की। तो सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में अगर हम बात करें तो अहम भूमिका है मनोवैज्ञानिक शब्द, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? वेलिनोवस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मार्शल मार्श के बारे में बात करें
विनिमय संरचनावाद का सिद्धांत है। द द गिफ्ट इनकी एक बुक है। द गिफ्ट इनकी एक बुक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये किताब कब आई है मालूम है किसी को? द गिफ्ट करके, द गिफ्ट मार्शल मार्श का नाम आता है। बताएं 1925 में। नहीं पता था क्या? चलो ठीक है, लिख लीजिए मार्शल मार्श। और ये फ्रांसीस समाजशास्त्री हैं। इन्होंने 1925 में इस पे किताब लिखा, जो ये किताब थी पारस्परिकता और उपहार विनिमय सामाजिक सिद्धांत को पर आधारित थी। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि बताइए पारस्परिकता और उपहार विनिमय के सामाजिक सिद्धांत की नींव किसने डाली? मार्शल मार्श ने डाला। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पारस्परिकता और उपहार विनिमय का सिद्धांत 1925 में आया, ठीक है, और ये किताब किस विद्वान की थी? मार्शल मार्श। तो आप बताएंगे मार्शल मार्श का नाम, ये किताब उनकी थी, मार्शल मार्श की थी, समाजशास्त्री रहे हैं, बड़ी फेमस किताब रही है द गिफ्ट, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। अब इस सिद्धांत में अगर हम बात करें तो विनिमय के कारण समाज की संरचना, यह हम समाज के सामूहिकता को मानता है। फ्रेजर ने उपयोगिता का नकारा है, ठीक है, आलोचना हुई है यहाँ पर, ठीक है। और विनिमय व्यवहार के पीछे समाज के नियम को सर्वोपरि माना है। विनिमय व्यवहार के पीछे जो है क्या है? समाज है। तो समाज का जो नियम है वो सर्वोपरि है, यानी सर्वोच्च माना है। तो ये भाई बात आप कह सकते हैं। लेवी स्ट्रॉस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम, बहुत ही फेमस पर्सन है ये, आप ध्यान रखेंगे खासकर, ठीक है। लेवी स्ट्रॉस, इनके बारे में सुना है आपने? लेवी स्ट्रॉस के बारे में? जी सर। बिल्कुल माता सर इसका नाम जी, नातेदारी में। ओके माता पिता वाले। ओके। जब हम लेविस स्ट्रॉस के बारे में बात करते हैं तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र में बहुत फेमस रहा है लेविस स्ट्रॉस का। लेविस स्ट्रॉस ने एक संरचनावाद पर अपना विचार डालते हुए कहा था कि सामाजिक प्रणाली सहित प्रत्येक प्रणाली का एक विशेष संरचना होती है। सामाजिक प्रणाली सहित, किसकी? सामाजिक प्रणाली सहित। और अगर सामाजिक प्रणाली के साथ में प्रत्येक प्रणाली की एक विशेष संरचना होती है, तो ये बात लेवी स्ट्रॉस ने कहा है और अपने सिद्धांत में, और कहा है, ध्यान रखिए, नातेदारी का विनिमय का सिद्धांत इसी का है। आप याद रखेंगे द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ काइंडशिप की जो बात हो रही है, 1969 की किताब है, बड़ी फेमस किताब है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नातेदारी संरचना का विश्लेषण किसने किया है? नातेदारी संरचना का विश्लेषण, हाँ ध्यान रखेंगे, कभी कभी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशोलॉजिकल करके पूछता है, तो आप इनका ज़रूर नाम यहाँ पे देखेंगे। लेवी स्ट्रॉस के बारे में ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही फेमस पर्सन है इनके बारे में। इन्होंने दो टाइप मानव व्यवहार के दो प्रकार बताए हैं। इन्होंने मानव व्यवहार के दो प्रकार बताए हैं। मानव व्यवहार दो टाइप से करता है। पहला प्रतीक, याद रखेंगे आप सभी लोग, प्रतीकात्मक। दूसरा अप्रतीकात्मक। अप्रतीकात्मक पता होना चाहिए आप लोगों को, बड़ी ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। लेवी स्ट्रॉस ने मानव के प्राणी शास्त्री और सामाजिक दोनों व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं ये, ठीक है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही फेमस पर्सन है इनके बारे में। दिक्कत नहीं है कोई ना? बताइए एक बार। चलो फिर आगे बढ़ें। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए संघर्ष का सिद्धांत पता होना चाहिए आप लोगों को। बताइए संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। बहुत बढ़िया। आपको बता दूं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आए
तो पूछता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत पूछता है, तो किसका नाम लगाते हैं हम लोग? कार्ल मार्क्स का नाम लगाते हैं। बहुत फेमस पर्सन है ये, आप ध्यान रखिएगा। वर्ग, आप ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स के इसी सिद्धांत में समाज के 2 वर्ग बताए थे। समाज को कितने वर्ग बताए थे? 2 वर्ग। 2 वर्ग कौन कौन व्यक्ति जानते हैं, जरा मुझे बताना। शोषक और शोषित। क्या बात है, 2 वर्ग में इन्होंने एक वर्ग बताया, शोषक और शोषित। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन समाज में जो 2 वर्ग बताए गए हैं, समाज में वो श्रम के आधार पर बात की जाती है। जब समाज में 2 वर्गों की बात होती है तो पहला उत्पादन आता है, दूसरा वर्ग जो होता है वो वितरण आता है, वितरण आता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से समाज में 2 वर्ग, समाज में 2 वर्ग, एक उत्पादन और एक वितरण, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। 2 ऐसे वर्ग हमें देखने को मिलते हैं कार्ल मार्क्स में, है ना, कार्ल मार्क्स में। बहुत फेमस पर्सन है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब अगर मैं कार्ल मार्क्स के बारे में जिक्र कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कुछ इनकी मुख्य बातें, जैसा कि मैं यहाँ पर बताने चल रहा हूँ। अगर नोट करेंगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि उनसे पेपर में सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है ये, द कम्युनिस्ट शब्द, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो वाला शब्द याद रखना होगा। बहुत ही फेमस है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में बात करें तो यह किताब आई थी कब? तो ध्यान, 1948। हाँ, 21 फरवरी 1948। अब इसमें 2 विद्वान का नाम आता है पेपर में। कार्ल मार्क्स सब लोग जानते हैं। अब कार्ल मार्क्स ना दे और आपको ऑप्शन में दे दे फेडरिच एंगल्स का नाम दे दे, एंजल्स का नाम दे दे, तो आप इनको लगा के चले आइएगा। और नहीं तो फिर तो कार्ल मार्क्स अगर हैं तो सबसे अच्छी बात है कि नहीं? सबसे अच्छी बात है। कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा पत्र जो वैज्ञानिक कम्युनिस्ट का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज था। साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की अगर विवेचना की गई है साम्यवाद के बारे में, तो आप बता दीजिएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। कौन सी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। और साम्यवाद तो आप लोगों को पता होगा कि बताना पड़ेगा? बताइए, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। साम्यवाद क्या होता है? अरे भाई, साम्यवाद क्या होता है नहीं मालूम? समाजवाद का चरम परिणति है, जहाँ सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित जिसमें संरचनात्मक स्तर पर समता मूलक वर्गविहीन समाज की स्थापना की जा रही हो। वर्गविहीन समाज, वर्गविहीन के बजाय आजकल क्या आ जाता है? अभिजात्यवाद आ जाता है। और शायद मैंने आपको जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो वहाँ पे अभिजात वर्डों के बारे में जिक्र किया था, है ना? मुझे याद है, आप लोग को पता नहीं कैसे याद नहीं होता है। चलो, बताया था। अच्छा, ये सर तो ये 1848 है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आपने 1948 लिखा हुआ है। अच्छा, 21 फरवरी 1848 है। ठीक है, करेक्ट जवाब पहली। दूसरी बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अगर प्रश्न आए द जर्मन आइडियोलॉजी करके, क्या करके आए? देखो, मैं इनकी किताबें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वही बताने वाला हूँ आप लोगों को जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, है ना? जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं चीज़ों पर आप लोगों से जिक्र करने वाला हूँ। द जर्मन विचारधारा की बात थी ये, और इसमें भी फेडरिच एंजल्स और कार्ल मार्क्स का नाम आता है। याद रखेंगे, सन 1932 किताब है ये, 1832 नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1922 ये आपका सही था, 1848 सही था, है ना? ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। याद हो गया? ये 2 चीज़ें बताते चलिएगा आप साथ साथ, है ना? और आप ध्यान रखिएगा एक किताब और, दास कैपिटल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दास कैपिटल का नाम तो सुना ही होगा। कैपिटल हाँ, एक मिनट, कैपिटल में आपका CIPITAL होगा, कैपिटल, है ना? दास कैपिटल, हाँ सही, अब सही है। हाँ, 1867 है, ये आपका सही है
है ना, ये करेक्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, द होली फैमिली, कौन सी? द, होली फैमिली। हाँ, होली फैमिली, है ना, होली फैमिली 1844। 1844 हाँ फर्स्ट बुक। हाँ। और उसके बाद अगर हम बात करें द, बहुत इम्पोर्टेंट किताब पेपर में आ चुका है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, 47, ठीक है, करेक्ट रहेगा। हाँ, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, खासकर कार्ल मार्क्स की किताबों के बारे में, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसमें कोई और ख़ास इम्पोर्टेंट किताब नहीं है, ठीक है, करेक्ट, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कुल जानते हैं कुल कितने इनके कितने सिद्धांत हैं? कुल 7 सिद्धांत हैं, 7 सिद्धांत हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, नंबर 2 ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, 4 वर्ग संघर्ष, नंबर 5, लिख रहे हो ना आप लोग? जी सर। नंबर 5 सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, नंबर 6 साम्यवाद, नंबर 7 क्रांति। ये 7 ऐसे सिद्धांत हैं जो कार्ल मार्क्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्क्सवाद का जनक कौन? मार्क्सवाद का जनक कौन? कार्ल मार्क्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सारी बातें? होना भी चाहिए, ध्यान रखेंगे आप लोग खासकर इसे। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बाकी और बीच बीच में जब आते रहेंगे तो इनके बारे में हम लोग जिक्र करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, और कार्ल मार्क्स से पेपर में अगर प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से आएगा जो आपको मैंने बताया है। शासित और शासक जो वर्ग हैं इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संघर्ष का सिद्धांत पहली बार कब प्रस्तावित किया गया? 1950 के दशक में लुईस क्लोजर, राल्फ डोरनडॉर्फ। आपको मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा प्रकारात्मक के बारे में, तो वहाँ पे नाम इनके बारे में जिक्र करूंगा, वहीं संघर्ष वगैरह भी मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा, है ना। एक जो है आपने देखा था पेपर में, इस बार प्रकार से एक प्रश्न पूछ लिया था, है ना, याद है आप लोगों को? सुप्रकार्य एक शब्द आया हुआ था, याद आ रहा है आप लोगों को? कौन सा क्वेश्चन था वो? नहीं याद आ रहा है? ये भी तो नहीं आप लोग बोलते हो कि सर नहीं याद आ रहा है, बस हल्का तो याद आ रहा। नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप बोला करें ना। तो आपका एक प्रश्न आया हुआ था रॉबर्ट मर्टन का, और उस प्रश्न में जो हाँ, उस प्रश्न में जो सवाल आया हुआ था वो प्रश्न था आपका एक सुस्पष्ट प्रकार था, और सुस्पष्ट प्रकार था, और एक प्रकार ये उसका जो था अव्यक्त प्रकार था। आपको पता हो गया होगा, अब याद आ गया होगा कि पेपर में प्रश्न आया हुआ है। सुस्पष्ट को बोला गया था मैनिफेस्ट, और अव्यक्त को बोला जाता है लेटेंट,
ये रॉबर्ट मर्टन का है। उसी तरीके से लुइस कोजर और रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ ने भी समाजशास्त्र में संघर्ष का सिद्धांत पर, इन्होंने भी प्रमुख संरचनात्मक प्रकार्यवाद की आलोचना की थी और जो सामाजिक की सहमति और संघर्ष मुक्ति प्रकृति पर जोर दिया था। तो संघर्ष मुक्त प्रकृति पर इन्होंने बल दिया है, इसीलिए यह सबसे पहली बार जब लाया था संघर्ष सिद्धांत, तो लुइस कोजर और रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ का नाम हमें देखने को मिला था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। संघर्ष के अगर सिद्धांत का जनक पूछता जाता है तो 19वीं सदी के दौरान में अगर हम बात करेंगे, इसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो कार्ल मार्क्स को जाता है, ये बात सत्य है ना। आधुनिक संघर्ष का सिद्धांत में अगर हम लोग बात करते हैं, आधुनिक संघर्ष के सिद्धांत में तो राइट मिल्स का नाम जाता है। आधुनिक संघर्ष के सिद्धांत के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, आधुनिक संघर्ष के सिद्धांत के रूप में। सामान्य परिणाम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अभिजात वर्ग और अन्य के बीच में शक्ति का अंतर होता है, ऐसी बात इन्होंने राइट मिल्स के द्वारा बताई गई थी, राइट मिल्स के द्वारा बताई गई थी। इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे खासकर। ठीक है, बाकी तो आपको पता होना चाहिए। एक बहुत ही फेमस वाक्य है, भिक्षा के बिना सहायता। जानते हैं किसका वाक्य है? भिक्षा के बिना सहायता। सर ऑक्टेविया हिल, ऑक्टेविया हिल सर। ऑक्टेविया हिल, ओके, बहुत बढ़िया। देखो ये बात सही है कि किसी की मदद मत करो, उसकी क्या करो, उसे स्वतंत्र बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ, है ना, उसे इंडिपेंडेंट बनाओ। किसी को मदद मत करो देकर, किसी के ना साथ, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, दिव्यांग बच्चे हो गए, है ना, तो उसको क्या करते हैं कि बड़ी सहायता देने चले जाते हैं, भाई ये चला कुछ कर नहीं सकता, ये उस तरीके से उसको जो है हेल्प करने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से मत बनाओ उसको। तो यही कहा कि भिक्षा के बिना सहायता, आप उसे कुछ दो मत, उसको इंडिपेंडेंट बनाओ। लोग चले जाते हैं उसको क्या करने, भाई दान देने चले जाते हैं, किसी अगर डिसेबिलिटी का अगर विद्यालय है, स्कूल है, तो इसका तो छोड़ो। आप लोगों ने आजकल एक रील देखा होगा, बेटी पे जो रील बनाई जाती है, बनाते हैं लोग, आपने देखा होगा नहीं, कहते कि अगर घर में कोई बेटी पैदा होती है तो उसको कहते भैया अरे तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। बड़े अच्छी रील लगी मुझे वो, है ना। होता ही नहीं, देखा ही नहीं देखा आप लोगों ने रील? वो देखा होगा, है ना। तो जरूरी थोड़ी कि आप उसको बोलो, उसको संतावना दे रहे हो, अरे भाई घर में तुम्हारी लक्ष्मी पैदा हुई है, कोई बात नहीं है, सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अरे क्या ज़रूरत है तुम्हें ये सब कहने की? क्या आप मदद करने जाएंगे उसकी? इस तरीके से आप उससे बोल रहे हैं। मेरे समझ से भाई लड़कों से अच्छा तो आजकल लड़कियां हैं, है ना। आप लोग उठा के देख लीजिए, जो समाज में जो चल रहा है उसको करिए ना, जो आजकल चल रहा है उस पर बातचीत करिए, जो वर्तमान और भविष्य में जो चीज़ें होंगी उसके बारे में बात करिए, जो बीत गया उसको छोड़िए, वर्तमान को देखिए, है ना। तो संघर्ष सिद्धांत के अगर हम बात करें, दो वर्ग होते हैं, है ना। अब यहीं पर देखिए, सर्वहारा वर्ग उन लोगों का वर्ग है जो मजदूरी के लिए अपना श्रम जो है बेचते हैं, अर्थात श्रमिक। पूंजीपति वर्ग उन लोगों का वर्ग है जो उत्पादन के साधनों का मालिक है, और दूसरा जो है श्रम शक्ति को खरीद कर। मैंने अभी आपको बताया है दो वर्ग कौन कौन से होता है। एक आपका पूंजीपति बताया था अभी, पूंजीगत या उत्पादन, और दूसरा क्या बताया था, वितरण। जी सर। हाँ, वितरण, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी 1968 में अब्राहम मैस्लो ने उन लोगों में से थे जिन्होंने ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान मानवतावादी मनोविज्ञान से अलग करने के लिए मनोवैज्ञानिक में चौथी शक्ति के रूप में घोषित किया था। ट्रांसपर्सनल शब्द की शुरुआत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नाम क्या आता है, ध्यान रखेंगे, स्टेनिस्लाव ग्रोफ का और एंथोनी जो है सुटिच का नाम, ठीक है। तो ये दो नाम जाता है, स्टेनिस्लाव ग्रोफ का नाम और एंथोनी सुटिच। नहीं, ट्रांसपर्सनल है ये, ट्रांसएक्शनल थ्योरी नहीं है, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी है ये, है ना, जो मानवतावाद पर आधारित है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है, तो मैस्लो ने दिया है, हाँ, वही पे आधारित है, हाँ, उसी से आधारित है।
1969 में द जर्नल ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का प्रकाशन हुआ था और 1971 में जो है एसोसिएशन फॉर ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की स्थापना हो गई थी। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांसपर्सनल थेरेपी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। मेंटल चीज़ें आती हैं, फिजिकल आती है, और इंटेलेक्चुअल आता है, क्रिएटिव आता है, इमोशनल आता है, सोशल चीज़ें आती हैं, इसमें शामिल किया गया है। एक व्यक्ति के अंदर जो है मनोसामाजिक पक्ष कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हीं चीज़ों पर जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। कार्ल जंग के द्वारा जो है ट्रांसपर्सनल सिद्धांत क्या है, इनका कहना है कि अपनी मानवता के माध्यम से देवत्व की खोज करने का प्रयास करता है और किसी व्यक्ति के विकास और विकास का एक उत्पाद होता है। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स नहीं, कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सामूहिक बेहोश को ट्रांसपर्सनल बेहोश बताया था इन्होंने, है ना। ये सिंबॉलिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, IMP डबल स्टार मारिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। सिंबॉलिक, अगर हम इंटरेक्शनलिज्म की बात करें तो जिसको हम बोलते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, हर्बर्ट ब्लूमर का नाम आता है ना, हर्बर्ट ब्लूमर का नाम आता है। इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे, हर्बर्ट ब्लूमर का नाम, सबसे पहले इन्होंने ही इसके बारे में जिक्र किया था। फिर मीड आए, जेम्स आए, जॉन डेवे आए और CH कूले आए। इनके विचार रहे हैं जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत इनके विचार आए हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं अमेरिका के जो समाजशास्त्री हैं GH मीड महोदय और माइंड सेल्फ सोसाइटी, ठीक है, इनका आया है। और मीड ने आत्मविकास के लिए मैं शब्द, मुझे शब्द दिया था। ठीक है, मैं, मुझे और स्वयं, यानी आई, मीड एंड सेल्फ वाला शब्द आया है, तो ये मीड का है। और इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, एक है नकल की अवस्था, नाटक की अवस्था, एक खेल की अवस्था, ये 3 अवस्था होती है। ठीक है, इसमें मीड ने, फिर मीड ने कूले की तरह ही अगर हम बात करें समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है देखते, कूले का दर्पण का सिद्धांत है, ये बात आपको पता होना चाहिए। लुकिंग ऑफ ग्लास का अगर सिद्धांत किसने दिया है तो क्या नाम लगाएंगे, कूले का। अरे भाई बोला करो, कूले का नाम लगाएंगे, है ना। हाँ, मानवतावाद संप्रदाय के बारे में बात करें तो अब्राहम मैस्लो का है, ये बात आपको भली भांति तरीके से पता है। ठीक है, और इसके समर्थक जो रहे हैं कार्ल रोजर्स रहे हैं अब्राहम मैस्लो के। ठीक है, और इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला जो है साइकोलॉजी है, दूसरा सेफ्टी है, हाँ ठीक है, सेफ्टी है, तीसरा जो है बिलोइंग और स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअल, ये 5 हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। और ये पहले से लेकर 4 तक की अगर हम बात करते हैं तो 95% लोग इसमें सफल है। ठीक है, तो पहला शारीरिक से है, दूसरा सुरक्षा से, तीसरा समाज से, चौथा सम्मान से रिलेटेड है। 5वें से और चौथे से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ये IMP है। 5वें को आत्मसिद्धि कहा जाता है, उच्च स्तर की मांग कहा जाता है, केवल 5% लोग इसमें पहुंच पाते हैं। ठीक है, इसका प्रतिपादन अगर हम बात करें तो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 में एक बुक आई थी, उसी समय ये जो है दिया गया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हायरार्की थ्योरी भी कहा जाता है, हायरार्की नीड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इस बात को, हाँ हायरार्की नीड, हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। बेसिक नीड अगर बोला गया है तो इन दोनों को बोला गया है बेसिक नीड है, और इन दोनों को बोला गया है जो है साइकोलॉजिकल नीड है, और इसको जो बोला गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कह सकते हो आप। ठीक है, नीड कहा जाता है, हाँ सेल्फ स्टीम नहीं सेल्फ स्टीम ये बोलेंगे आप, हाँ स्व प्रत्यक्षीकरण हो गया, ये आत्मसम्मान हो जाता है ये, और ये तदात्मिक दोस्ती, परिवार, जीवन साथी इसमें आ जाते हैं। दूसरों का सम्मान करना, दूसरों का सम्मान करने वाला जो शब्द आता है इसमें आता है, और भेदभाव से परे की बात हो, सामाजिक बात हो, समस्या निवारण की बात हो, ठीक है, तथ्यों का स्वीकार करने की बात हो, तो वह बनता है आपका क्या, स्वप्रत्यक्षीकरण, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, शारीरिक या अगर हम बात करें या नौकरी, संसाधन या स्वास्थ्य या प्रॉपर्टी आदि की ज़रूरतों की बात करते हैं तो ये आपकी सुरक्षा की बात आती है, यानी सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। और शारीरिक ज़रूरत क्या था, भूख, प्यास, रोना, सेक्स इत्यादि जो है शारीरिक ज़रूरत के अंतर्गत रखी गई है। आप देख सकते हैं ऊपर की जो 2 अवस्थाएं हैं उसको उच्च स्तर बोला जाता है, जो नीचे की 3 अवस्थाएं हैं उसको क्या बोला जाता है, निम्न स्तर बोला जाता है। हाँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शनलिज्म के बारे में बात करें अगर हम लोग सामाजिक रचनावाद के बारे में जिक्र करें तो बेसिकली मैंने पहले ही बताया था कल की क्लास में ही कि नाम आता है किसका,
आपको पहले ही बता रखा था लेव वाइगोत्स्की का। लेकिन जब हम बात करते हैं सामाजिक निर्णयवाद का सिद्धांत में, तो 1966 में 1966 में एक पुस्तक आई थी द सोशल कंस्ट्रंस ऑफ रियलिटी करके, और ये किताब 1966 में आई थी, ठीक है। और पीटर एल द्वारा जो है इसको पेश किया गया था, ठीक है। बर्गर और थॉमस जो है लकमैन द्वारा जो है इसके विचारों से प्रेरित हुए थे, जिसमें कार्ल मार्क्स और दुर्खिम और जॉर्ज हर्बर्ट मीड भी शामिल किए गए थे। तो ये सिद्धांत अगर प्रश्न पूछेगा तो पीटर एल के बताइएगा, 1966 में बताइएगा। और सामाजिक जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पूछेगा तो ले वाइगोत्स्की का नाम बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक निर्माणवाद और रचनावाद के सिद्धांत के जनक में ले वाइगोत्स्की का नाम आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अटैचमेंट थ्योरी का नाम तो सुना ही होगा, पेपर में आता भी है ये सोशल वर्क में, है ना। जॉन बॉल्बी का नाम आता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी को लगाव का सिद्धांत कहा जाता है, अटैचमेंट को ही। मुख्य बिंदु इसमें अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने जॉन बॉल्बी के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनाथ और बेघर बच्चों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, किससे संबंधित है, पेपर में आया था सवाल, है ना। तो ये याद रखिएगा, अनाथ और बेघर बच्चों के अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों पर एक पुस्तक थी और उसी पर यह आधारित था, जॉन बॉल्बी का, ठीक है, जॉन बॉल्बी का, ठीक है। अटैचमेंट थ्योरी जॉन बॉल्बी और मैरी एसवर्ड ने सन 1991 में संयुक्त राष्ट्र में जो है ये किताब लाए था, है ना। उसमें जो है ये सिद्धांत जो है मूल सिद्धांतों पर आधारित था, उसी पर ये किया गया था, ठीक है, काम। उसके बाद आप देख सकते हैं जॉन बॉल्बी का नाम, और ये किताब है 1969 की, ठीक है। और ये एडिशन है 2014 की, एडिशन है 2014 की, ठीक है, एडिशन। आपने नाम तो सुना होगा जो है कंटेजियन थ्योरी करके, आकस्मिक सिद्धांत। ये बेसिकली सामूहिक व्यवहार का सिद्धांत है, वहाँ पर यूज़ करते हैं ये, है ना, वहाँ पर यूज़ करते हैं कंटेजियन थ्योरी। संगठनात्मक सिद्धांत का दावा करता है और निगम जो है कि व्यवस्थित करता है, कंपनी के नेतृत्व पर बल देता है, निर्णय होने के लिए कोई सबसे अच्छा तरीका के बारे में जिक्र नहीं करता है, क्रिया को स्तंभ बनाने की बात करता है, हाँ, उस पर बात करता है। और आकस्मिकता का जो सिद्धांत के जनक हैं वो आप ध्यान रख लीजिएगा, फ्रेड एडवर्ड फिडलर का नाम आता है, ये जनक है। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये आप सबके लिए, है ना, जरूर इसको पढ़िएगा आप सभी लोग। 95 पेज का है, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 95 पेज की है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, ठीक है। तो आकस्मिकता का मॉडल जो है आप देखिए, तो फ्रेड एडवर्ड फिडलर ने सन 1964 में दिया था। 2 दिन समय लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए इसके बारे में। इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं, थ्योरीज के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बच्चों को तो याद हो चुका है ये, है ना। अमेरिकी विद्वान जो है यूरी ब्रोफेनग्रेनर ने सन 1976 में मानव विकास के लेकर व्याख्या किया था इन्होंने। तो इसका जो संशोधन का पार्ट माना जाता है, मॉडल के रूप में, दृष्टिकोण की विशेषताओं के रूप में जब बताया गया तो वो 2000 में बताया गया था। तो इसमें कुल टोटल अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, तो बताए गए हैं 5 ऐसे समूह जो कभी कभी पेपर में क्रम को लेकर पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो क्रोनिक सिस्टम के रूप में इसको जो है जाना जाता है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं, ये प्रश्न भी आया हुआ था इस बार सोशल वर्क में, है ना। माइक्रो सिस्टम का मतलब होता है तत्कालीन पर्यावरण की संरचना की बात करता है, जहाँ एक व्यक्ति सीधे माता पिता, भाई बहन, शिक्षक और साथियों के साथ अंतःक्रिया करता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है सब कुछ। और फिर अगर हम बात करते हैं मेजो में, तो यह मॉडल जो है दूसरा स्तर माना जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, एक बच्चे के माता पिता, शिक्षक के साथ क्या संबंध है, माता पिता अपने बच्चों के दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इन चीज़ों को देखने को मिलता है मेसो सिस्टम में। फिर उसके बाद आता है आपका एक्सो सिस्टम में, तो इसमें सामाजिक संदर्भ रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि समाज को कौन रिलेट करता है, एक्सो सिस्टम रिलेट करता है। समाज कार्य के या सामाजिक संदर्भ में होने वाली जो घटनाएं होती है वो मेसो सिस्टम कहलाती है। इसमें जैसे कि माता पिता का हस्तांतरण, कार्य अनुसूची, मातृत्व उपलब्धता, पितृत्व, अवकाश, अस्पताल उपलब्धता, सरकार और नीतियां इत्यादि को शामिल किया गया है एक्सो सिस्टम में, ठीक है, इस वाले सिस्टम में, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है माइक्रो में, सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज, नियम इसमें शामिल किए गए, सबसे बाहरी स्तर का, और इसका कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं होता है। ये मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत रखा गया ये वाला प्रक्रिया, जहाँ पे एटीट्यूड और आइडियोलॉजी द एंड कल्चर वगैरह शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है क्रोनो सिस्टम के बारे में, तो इन्होंने कहा कि यह एक किसी भी सामाजिक ऐतिहासिक
घटनाओं जैसा है। युद्ध और देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में बात करता है। क्रोनो शब्द का समय को संदर्भित करता है, समय को संदर्भित करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रश्न आपके सामने है, आप मुझे बताएंगे। ब्रोफेल ब्रेनर ने विकास के सिद्धांत के लिए सरकार की नीति और सामाजिक परिवर्तन के लिए व्यक्ति की पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा परत शामिल की गई है? बताइए। मैक्सो, माइक्रो और क्रोनो और एक्सो। सांस्कृतिक परिवर्तन और नीति देख लीजिए, पॉलिसी वगैरह, नीति वगैरह कहीं पे आ रही है? बताइए आप लोग। गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह, पॉलिसी वाले। मैक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम। तो मैक्रो 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 सिस्टम। चलो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ सरकारी नीति तो पहली बात माइक्रो में तो है नहीं, अब इसको तो काट दीजिए। अच्छा, इसमें देख लीजिए, फिर दूसरे में भी कहीं है सरकारी नीति वगैरह? नहीं है, काट दीजिए। एक्सो में देख लीजिए आप लोग, कहीं विकास के लिए संदर्भ में घटनाएं वगैरह हैं, सरकार की नीति वगैरह तो है तो एक्सो में। तो यहाँ कहाँ से आप लगा दिए? सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज, नियम वगैरह बनाए गए हैं। अच्छा, माइक्रो या तो एक्सो होगा। सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य दिया गया है, तो सांस्कृतिक परिवर्तन है व्यक्ति के नेतृत्व में अगर हम बात करते हैं। ओके 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 ओके, सरकार के द्वारा, सरकार की ये नीतियाँ। अरे भाई, आपका एक्सो सिस्टम होगा, माइक्रो सिस्टम नहीं होगा। सरकार हाँ। की नीति एक्सो होगा। हाँ, एक्सो सिस्टम होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। तो ये थे आज की क्लास। मैंने आप लोगों को यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट करा दिया। पूरी थ्योरी आपकी यहाँ पे डन हो गई। अब कोई थ्योरी नहीं रह गई है, और भी जो चीज़ें आएंगी बीच बीच में मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा, वहाँ पर बता दूँगा, है ना? ठीक है। कंप्लीट हो गई ना। हाँ जी। और भी जो बीच में बची वगैरह है, जैसे फैमिली थेरेपी भी आपको बची है ना? फैमिली थेरेपी आपको जब परिवार वाला चलेगा वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो और जो बचाएगी, जैसे टास्क सेंट्रल थेरेपी है अभी, वो भी बची पड़ी। वो सब थेरेपी वगैरह में आती हैं, थ्योरी में नहीं आती हैं। थेरेपी अलग है, थ्योरी अलग है ना? वो थेरेपी है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? नहीं समझ पा रहे हो? जी सर। तो ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम लोग जो है कल बाकी क्लासेस करेंगे, यही समय रहेगा। 8:30 पर आप लोगों की जो है क्लास डेली चलेगी, एमपी सेट और यूजीसी नेट की। बाकी 6:30 पर आपकी जो क्लासेस होंगी वो आधारित रहेंगी आपकी एमपीपीएससी पर। एक क्लासेस दिन में मैं आप लोगों को और प्रोवाइड कराता हूँ जो एमएसडब्ल्यू पर आधारित होती है ना? वो भी क्लासेस आप लोगों को देखना चाहिए। अभी हम लोग उस पर आज जो है कंप्लीट कर दिए हैं। हिस्ट्री वगैरह बात कर रहे थे। कितना टाइम है सर दोपहर वाली का? दोपहर वाली वो कभी भी हो सकती है, या तो 3 बजे हो जाती है या तो कभी 1 बजे हो जाती है। बेसिकली 1 बजे का हमने टाइम रखा है ना? ठीक है, दोपहर वाली क्लास होगा। ठीक है, चलिए।